अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं अबुल हसन टीपू आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल जिसका नाम है माय डिज़ाइन सेंटर। और बेसिकली आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म ऑफ शेपर मशीन, जिसमें कि मैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज़्म यूज़ कर रहा हूं। बेसिकली आप सभी दर्शकों को पता होगा कि शेपर मशीन में 3 मैकेनिज़्म यूज़ होते हैं। एक है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज़्म, एंड दूसरा है विटवर्थ मैकेनिज़्म, एंड थर्ड है हाइड्रोलिक मैकेनिज़्म, जिसकी वजह से आपकी मशीन मूव करती है। तो मेरा फोकस रहेगा क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म कैसे मूव कराएं बाय यूजिंग क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज़्म। एंड बेसिकली ये जो ट्यूटोरियल है ये उस सीरीज़ ऑफ ट्यूटोरियल में ऐड होता है जिसमें कि मैं बेसिक्स ऑफ क्रियो मैकेनिज़्म के बारे में बता रहा हूँ, और ये मेरे दूसरा ट्यूटोरियल है। ओके, तो देखते हैं, चलते हैं मैकेनिज़्म में कैसे ऐड किया जा सकता है इस शेपर मशीन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड माय पार्ट्स हियर, एंड ये जो पार्ट है ये आपको इसकी ड्राइंग और इसकी जो फाइल है IGS फॉर्मेट में मेरे वेबसाइट में आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है www.mydesignCenter.com। और मैं आपको अब आगे बताने लेके चलता हूँ कि क्रिएट कैसे किया जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक वीडियो खोला हुआ है, इसको क्रिएट किया है मैंने क्रियो में ही। इसको रन करा के देखते हैं, इससे हमको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कि शेपर मशीन वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पर आप जो ये ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, ग्रीन सर्कुलर सिलेंडर, ये बेसिकली क्रैंक इसको कहा जाता है, और ये रोटेट हो रहा है एक सेंटर एक्सिस के अबाउट। यहाँ पर इसको मोटर सप्लाई दिया गया है और इसकी वजह से ये रोटेट हो रहा है। सेकंड आप देख रहे होंगे ये जो ट्रांसलेशन हो रहा है जिस पार्ट का, इसको हम रैम कहते हैं, और ये जो ऑरेंज कलर में इसको रैम कहते हैं। और ये गाइडवेज पे ट्रैवल हो रहा है, गाइडवेज बना हुआ है कॉलम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं वो वाला इस साइड से अगर हम इसको देखें तो ये डवटेल गाइडवे है बेसिकली, और इसका एक मेल पोर्शन जो है रैम में है और जो फीमेल पोर्शन ग्रूव जो कट किया गया और वो आपके कॉलम में कट किया गया है। ये दिस पार्ट इज़ बेसिकली नोन एज लीवर। दिस इज़ द लीवर, स्लॉटेड लीवर कहते हैं क्योंकि इसमें स्लॉट्स बने हुए हैं, ये स्लॉट बने हुए हैं इसमें। ओके, इस यहाँ पर भी एक स्लॉट है। तो ये स्लॉट क्या करता है, अच्छा उसके पहले मैं थोड़ा सा पीछे से लेके चलता हूँ कि ये जो रेड कलर के आपको पिन दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं इसको पॉज करता हूँ, ये रेड कलर का पिन है, एक रेड कलर का पिन ये है और एक रेड कलर का पिन ये है। ये रेड कलर का पिन जो है इस लीवर को इस कॉलम के बेस से अटैच कर रहा है, फिक्स कर रहा है इस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये लीवर मूव कर रहा है। सेकंड, ये जो पिन है ये बुल गियर में, जिसको हम बेसिकली क्रैंक को हम बुल गियर भी कहते हैं, तो ये जो है आपके इसमें फिक्स्ड है। एंड ये जो पिन है ये रैम में फिक्स्ड है। ओके, नाउ एक इसमें ये स्लाइडिंग ब्लॉक है। स्लाइडिंग ब्लॉक और पिन का जो रिलेशन है वो ये है कि उसके अबाउट ये स्लाइडिंग ब्लॉक रोटेट हो सकता है। और सेकंड रिलेशन ऑफ स्लाइडिंग ब्लॉक का ये है कि ये स्लॉट में, ये जो स्लॉट प्रोवाइड किया हुआ लीवर में, उसमें वो ट्रैवर्स करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, और यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है। इसके ये जो है अप एंड डाउन मूव कर तो नहीं सकता है क्योंकि ये पिन इसमें फिक्स है रैम में, तो वो उसको दूसरे डायरेक्शन में पुश करता है, ट्रांसलेट करता है। इन दिस वे व्हेन वी रोटेट दिस बुल गियर, दिस क्रैंक, तो होता क्या है कि ये स्लॉट को एडजस्टमेंट होना पड़ता है, एडजस्ट करने के लिए अलाउ करता है। इसमें जो स्लॉट प्रोवाइड किया हुआ है उसमें स्लाइडिंग ब्लॉक ट्रैवर्स करता है। इन दिस वे दिस रोटरी मोशन विल दिस रोटरी मोशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस crank to the slotted lever. In this way the rotary motion of the crank converts into the translation motion of the ram. Okay, let's see how we can create this mechanism easily in Creo, and this is one of the simplest mechanism which we can create in Creo. Okay, first of all I need to set the working directory. I have set this in shaper mechanism. Now I will go for to open a new part, click on the assembly radio button, and I am going to give the name. By default it will be ASM 002, but I am going to change it into shaper mechanism, different name, give one. Okay, click OK. Then I have to select the same unit which I have used to create the part. The unit of the
parts and the assembly must be same. Here I am going to select MMNS ASM design. Click OK. The assembly module is opening. Now you can see the assembly module in front of you. अब मैं जो है इसको इंपोर्ट करता हूँ पार्ट्स को एक एक करके. तो असेंबल क्लिक करते हैं एंड नाउ क्लिक ऑन द कॉलम पार्ट. आई एम गोइंग टू select the base part here. See the preview. Yes, this is my not at all block. This is shaper RAM, this is shaper column, and I am going to select it and click OK. This column is going to fix in our assembly, so just click here and click default. You can see fully constrained is showing here. Now click OK. Now I need to call my another part which having name RAM, and here you can see this is the guideway, dovetail guideway, and this in this the RAM will be traversed because the another portion which is going to match with this guideway is machined in that RAM, or which is attached in that RAM. Click on the assemble. Now click on the RAM, shaper RAM, click OK. Now we have to, we all know that RAM is going to traverse in one direction. Zigmos, on clicking on the Zigmo and holding the mouse, you can drag to move it. You can drag this arrow to move in the y direction. और इसी तरह से ये सर्कुलर जो सर्कल्स दिख रहे हैं इसके अबाउट आप क्लिक करके इसको रोटेट भी कर सकते हैं. ये हेल्प करता है हमको एज्यूम करने के लिए कि कैसा इसको रखेंगे तो हमको जो रिक्वायर्ड है वैसा ये आ जाएगा. तो मैं इसको ऐसा रोटेट करना चाहता हूँ ऐसे करके, ठीक है, मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. और हमको जैसे पता है कि स्लाइड होने वाला है कॉलम के ऊपर, सो वी नीड टू सेलेक्ट द स्लाइडर जॉइंट हियर. स्लाइडर कनेक्शन, स्लाइडर कनेक्शन में हमको एक एज इस पार्ट का और एक एज असेंबली का, जो कि अब ये असेंबली बन चुका है, वायर फ्रेम में कर लेते हैं, बेहतर नज़र आएगा ये. इसको क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर आ गया है. और मगर आप देख सकते हैं 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो शो कर रहे थे एक्स वाई जेड, और एक्स के अबाउट रोटेशन, वाई के अबाउट एंड जेड के अबाउट रोटेशन जो शो कर रहे थे अब 2 में कन्वर्ट हो गए. मगर हमको तो सिर्फ एक ही चाहिए जो कि इसके अबाउट ट्रैवर्स करेगा. तो इसके लिए हमको इसको लॉक करने के लिए रोटेशन को हमको, यू कैन गो टू प्लेसमेंट. यहाँ देख सकते हैं इट इज़ आस्किंग टू सेलेक्ट 2 रेफरेंसेस टू अवॉइड द रोटेशन ऑफ दिस पार्ट. सो क्लिक सेलेक्ट कंपोनेंट आइटम दिस वन एंड सेलेक्ट असेंबली आइटम दिस वन. अब आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम का यहाँ सिम्बॉल शो कर रहा है, दैट ऑल्सो इन जेड एक्सिस. नाउ क्लिक ओके. नाउ just click on drag component option to ensure whether your mechanism is working properly or not. Yes, आप कैसा भी इसको मूव करें कर्सर को, ये जो है वही मूव होगा, वैसा ही मूव होगा जैसा कि उसका कनेक्शन उसको अलाउ करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं. तो चलते हैं, असेंबल क्लिक करते हैं. दूसरे पार्ट को हम कॉल करने जा रहे हैं और इसका नाम है बुल गियर, और इसी को क्रैंक भी कहा जाता है. क्लिक ओपन. Turn on the axis which I have already created here, and now click on this axis, click on this axis. Sorry, I have to change into, I have to remove this. Click right mouse button, click remove, go to pin connection. Now select this axis and this axis. Select this surface and this surface. As you know, the pin connection only allow us for only single degree of freedom, that is rotation about one axis. You can see here we having only single degree of freedom, this about this axis. You can rotate this. Okay, now just go for OK, and now click assemble.
another part I'm going to assemble, that is my block, sliding block. For this also I will use pin connection. You can just click on this surface also for easy selection. Just click on this surface. If the axis is not there, if the axis is not visible there, then you can just click over the cylindrical surface also. This is the axis of this shaft where we want to match that. Now this is very important. The distance of these blocks must be kept. What will be the distance of this block? Go to analysis menu, go to measure, click on distance option, click on this surface, hold on the control key, click on this surface, the value is here. You just remember, either remember this or you can write this on sticky note option. You will get that sticky note from here. Sticky note, just type sticky, a sticky note will be available here. You can see we can paste that value here. So like this, you do not need to remember or do not need to save the value here. Just come outside from here without saving the value, and now go to component placement again, click on translation option, translation constraint, click on this surface of the component item, click on this surface of the assembly item, change this coincident into distance constraint, enter the value. Now this is better. Now just click OK to come outside. Again I am going to call, let convert this view this view into wireframe. Now go to assemble the same part, open. This time this sliding block is going to place on the cylinder, and the distance of this surface from the crank surface will be coincide will be 0. Just click OK. Now this is the time to call the lever, slotted lever. This I have created already. Now as I have already told you that this surface is going to match from this surface, go to pin constraint, this surface and this surface. Now we need to place this lever exactly at the distance from this surface to this surface equal to the thickness of the crank, so that it will lies over here. So again go to analysis, again go to distance, click on this surface. I want to know the thickness of this. Click on this surface, hold on the control key, the value is here, the value is 50. This is the thickness of the crank is 50. Come out from here, go to component placement, again click on translation, click on this surface and click on this surface, enter the value, distance of about 50. Now do not come outside from here. We need to add some new set here, so that this having connection with this sliding block as well as this sliding block. Okay, just click on new set, and this sliding block is not going to move, it is only going to rotate, but this lever is going to slide over this sliding block. That's why I named it sliding block, but actually this sliding block is not going to slide inside this slot. This accommodation, this slot facilitate the lever to move over the sliding block. So for that, when you click new set, by default the pin connection will be shown here. You have to change it into slider. Now select
the edge of this and the edge of the lever. Okay, now it is the time to select this surface and this surface. You can see automatically the whole system is aligned. Now again we need to insert one new slider constraint between this lever and this sliding block. Again click on this edge and this edge, click on this surface and click on this internal surface. The whole system is now aligned automatically. Come outside, change the display into shaded view and click. You can change the color of this for having better visibility. I am going to change the color of this part, and you can change the color of this part. Let the color of lever is yellow, and the color of all the pins I'm going to keep it red. To change, actually the pin is a part of RAM and the part of this crank, so we need to click the surface. This is the selection filter box. When you click surface, it will not select overall part but only the surface of the that feature only. Just click here to change the color. Click surface, hold on the control key for to have multiple selections here. In this way we can change the color of the surface of any feature. Now this is of red color. Let's change the color of this bull gear also, which I am going to keep in the green color. Now it is having better visibility. Just click on drag component and rotate this crank, or you can click on this RAM. So gentlemen, in this way we can move this mechanism. Click on drag components, click on this crank and drag your mouse to move the component, and the pin is flowing. So gentlemen, in this way we can see the mechanism is now completely working, and you can notice from here that during the forward stroke the RAM is moving slow, and during the return stroke it is quite fast. This is because of the fact which can be better understood by this diagram. uh, this diagram Here you can see this is the beta angle, this is the theta angle. The theta angle is traveled by the pin on the crank during the forward stroke, which is much greater than the beta. This is the reason because of which the return stroke is taking less time than the forward stroke. So let go towards the application module of the Creo. Click on mechanism. Now we are going to if you want to apply, you just click on this servo motor option. Click on this pin icon which is showing at the center of this crank. Now click on profile, change the profile to velocity and change the angle to 30 degree per second. Click apply, click OK. Now go for an analysis, mechanism analysis. Change this into 30. You can change it into any time. I am taking randomly a value of 30 seconds. If you are going to change the frame rate, that means more the frame rate, the more the picture will be taken in per second. It will capture in 1 second. Okay, I have kept 20 frame rate. Okay, just run the mechanism. You can see the shaper machine is working now. During the return stroke, the RAM is moving quite faster than the forward stroke. In this way we can perform the analysis of the shaper machine. So thank you very much friends. See you in the next tutorial. और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा
आगे भी मैं बहुत सारे आपके लिए क्रियो मैकेनिज्म लाने वाला हूँ। और ये तो केवल 2 ही थे। पहले में मैंने आपको बेंच वाइज के बारे में बताया था और दूसरे में मैंने आपको सेपर मैकेनिज्म के बारे में बताया। तो कीप वॉचिंग and subscribe on my channel to get more knowledge and to create new and very new mechanism on Creo. Thank you very much.